नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल से संबंधित विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम पढ़ेंगे। और ये सारे प्रश्न आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो यूजीसी नेट है या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की जो भी परीक्षाएं होने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें आदिकाल से जो प्रश्न बनेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उपयोगी सिद्ध होंगे आदिकाल के रिवीजन के लिए। तो आइए हम देखते हैं यूजीसी नेट के विगत वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार हम आदिकाल का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये विचार दिया है अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में। वे सिद्धों और योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य की कोटि के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर सूची मिलान करनी है। पहले सूची में आपको आदिकालीन कवियों की पंक्तियाँ दी गई हैं और दूसरे सूची में आदिकालीन कवि दिए गए हैं और उनका मिलान करना है कि कौन सा कथन किस कवि का है। तो पंडित सल सत्य बखाड़ई, यह जो है सरहप्पा का कथन है, ठीक। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, इस तरह का है ये। तो ये कथन किसका है? ये गोरखनाथ का कथन है। फिर है 12 बरिस ले कुकुर जीवे, यह कथन किसका है? तो ये जगनिक का कथन है। उनका जगनिक का परमाल रासो यानी कि आलाखंड से है। और बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहोदिस, यह कथन किसका है? चंद्रबरदाई का है, पृथ्वीराज रासो से है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ए हो जाएगा 3 सरहप्पा से, बी हो जाएगा 1 गोरखनाथ, सी हो जाएगा, सी आपका जाएगा जगनिक से, और डी आपका चल जाएगा चंद्रबरदाई बी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की कौन सी रचनाएं आती हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहले में लिखा है प्राकृत में लिखी गई, बी ऑप्शन है पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई, सी ऑप्शन है पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, और डी ऑप्शन है तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो सही ऑप्शन है चौथा, यानी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। इसका मतलब सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। अगला प्रश्न है, फिर आपके पास पहली सूची में आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, जो कवियों की पंक्तियां हैं उनके द्वारा कहे गए कथन, और दूसरी सूची में आदिकालीन कवि हैं। अब इसको मिलान करना है। तो पहला कथन है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। तो ये कथन है कड़हप्पा का, ठीक है। फिर है कागा तरुवर पंच बिलाड़, कागा तरुवर पंच बिड़ाल, यह है लुइपा का। फिर है कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, यह है नरपति नाल का बिसल देव रासों से, ठीक। उसके बाद है मोरा जोबना नवेलरा भयो रे गुलाल, ये है आमिर खुसरो की पंक्ति। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक। पांचवा प्रश्न है, घोर अंधारे चंद्रमणि जीवी उज्जो करई, परम महासुख एक उकड़े दूरई अशेष हरे। इस उपर्युक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? तो महासुख के क्या महासुख शब्द है, इसका क्या क्या इसके बारे में कथन दिए गए हैं। पहला लिखा है कि महासुख का तत्सम रूप है, महासुख का तत्सम रूप है, जो कि आप देखेंगे ये बात सही है, महासुख का तत्सम रूप है महासुख। फिर लिखा है महासुख वज्रयानियों की पारिभाषिक शब्दावली है, तो ये बात भी सही है। फिर है तीसरा कथन है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो बिल्कुल प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, यह जो है सही कथन है, ये सिद्धों के अंतर्गत।
फिर लिखा है महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, तो नहीं, जो वज्रयानी सिद्ध है वो महासुख को निर्वाण प्राप्ति में बाधक नहीं मानते बल्कि साधक मानते हैं। तो चौथा गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों की कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संबंध में पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य हैं, पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, क्या आदिकाल के बारे में उन्होंने कहा है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पृथ्वीराज रासो में जो कथा है उसकी परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? कीर्तिलता, विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फिर यहाँ पर सूची मिलान करनी है। तो यहाँ सूची 1 में आपको आदिकालीन लेखकों या कवियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में रचनाओं के नाम है और उसको मिलाना है। तो विजय सेन सूरी की जो रचना है वो रेवंतगिरी रास है। ठीक, नरपति नाल की जो रचना है वो विशलदेव रासो है। शालिभद्र सूरी की जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास है और आसगु कवि की रचना है चंदन बाला रास। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी, विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास, नरपति नाल विशलदेव रासो, शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास और आसगु का है चंदन बाला रास। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? सिद्धों में जो महामुद्रा शब्द प्रचलित है उसका अभिप्राय, तो पहला ऑप्शन है सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, दूसरा ऑप्शन है सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग और चौथा ऑप्शन है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो इसका सही उत्तर है महामुद्रा का क्या अर्थ है? महामुद्रा का अर्थ है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर आदिकालीन रचनाएं दी गई हैं और इसको सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये दी गई 4 रचनाएं जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला कथा और राउल वेल, इसमें से सबसे पहले आ जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उसके बाद वर्ण रत्नाकर और उसके बाद कुवलय माला कथा और फिर राउल वेल। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना है। ठीक है, पुरुष परीक्षा विद्यापति की। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जानते हैं हम, वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, गोरखनाथ नाथ मंत्र के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और देवसेन को जो है देवसेन का श्रावकाचार्य है। ठीक है, रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो 3 विद्वानों के नाम है, रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा और डॉक्टर वूलर, ये तीनों जो हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं, जबकि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या अप्रमाणिक नहीं मानते हैं। आपको पता है पृथ्वीराज रासो के संबंध में 3 विचार प्रचलित हैं, प्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक मानने वाले और अर्धप्रमाणिक मानने वाले। देखिए प्रमाणिक में सबसे मुख्य नाम याद रखना है, श्याम सुंदर दास पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी और अर्धप्रमाणिक मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इन तीनों मत के अंतर्गत और भी विद्वान आते हैं जिनको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल,
कैसे कर दीनी बकस मोरीलाल। ये कथन या ये पंक्ति किसकी है? मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी बकस मोरीलाल। ये जो है पंक्ति है अमीर खुसरो द्वारा। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में एक बात है कि आदिकाल में ही खड़ी बोली में, अपनी रचनाओं में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करने वाले पहले कवि हैं, या कहते हैं खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? अमीर खुसरो, जो कि आदिकाल के हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी ने इन रचनाओं में विद्यापति की कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम क्या बताया है विद्यापति की रचनाओं का? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहले आ जाएगा कीर्तिलता, फिर भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा, फिर कीर्तिपताका। कीर्तिलता विद्यापति की आरंभिक रचना है। ठीक है, कीर्तिलता आ जाएगा पहले, फिर भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा, फिर कीर्तिपताका। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंती, पक सिरफल अलिय जी में वाह रेति भ्रमयंती। तो ये कथन किसका है? तो ये सिद्धों में से किस सिद्ध का है? तो ये कढ़प्पा का कथन है। क्या है पंक्ति? आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती, पक सिरफल अलिय जिमी वाहे रेति भ्रमयंती। ये कढ़प्पा कथन है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ कवि दिए गए हैं पुष्पदंत, अदहमार, स्वयंभू और हेमचंद्र। और अगर रचना काल की दृष्टि से देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे पहले आ जाएंगे पुष्पदंत, सबसे पहले आ जाएंगे स्वयंभू। ठीक, इनको आप अपभ्रंश का पहला कवि भी कहते हैं, अपभ्रंश का महाकवि भी कहते हैं। तो स्वयंभू, उसके बाद पुष्पदंत, उसके बाद अदहमार यानी अब्दुल रहमान, फिर हेमचंद्र। ठीक है, वैसे हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहप्पा को। अपभ्रंश का पहले कवि कहे जाते हैं या अपभ्रंश के महाकवि कहे जाते हैं स्वयंभू। स्वयंभू से पहले सरहप्पा का समय है, उसके बाद स्वयंभू आते हैं। इस क्रम के अनुसार सबसे पहले स्वयंभू हो जाएंगे, फिर पुष्पदंत, फिर अदहमार और उसके बाद हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करना है। पहली सूची में है रचनाओं में से विभिन्न रचनाओं में की मुख्य पात्र हैं या स्त्री पात्र हैं, और दूसरी सूची में उस रचना का नाम है। बताना है कि कौन सी रचना की स्त्री पात्र कौन है। तो चंदा किस रचना की स्त्री पात्र है? चंदायन, जो एक सूफी रचना है, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन की स्त्री पात्र है चंदा। ठीक है, फिर है नागमती किसकी स्त्री पात्र है? तो पद्मावत, जो सूफी रचना है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना महाकाव्य पद्मावत, उसकी स्त्री पात्र है नागमती। फिर है राजमती आदिकालीन रचना, जो वीर गाथा काल की रचना है, जो बिसल देव रासो साहित्य की जो रचना है बिसल देव रासो पर इसकी नायिका है राजमती। ठीक है, उसके बाद आता है मारवाड़ी किसमें की नायिका है? तो ये ढोला मारूरा दूहा, ये भी आदिकालीन रचना है, ढोला मारूरा दूहा, उसकी नायिका है मारवाड़ी। तो इसको मिलाने के बाद ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक, अगला है एक कथन है, बताना है किसका है। तो डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुड़िया संतों की वाड़ियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का ही स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुड़िया संतों की वाड़ियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, दोहा या दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा या दुहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संदेशड़ऊ सवितरऊ हऊ कहड़ऊ असमथ भड़ पिय इक्कति विलयड़ई वेळवी समाड़ा हथ।
यह कथन किसका है? अब्दुल रहमान का। ठीक, अब्दुल रहमान की किस रचना से है? संदेश रासक। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक से ये कथन है। पंक्ति है, संदेशड़ऊ सविथड़ऊ हऊ कहड़ह असमथ भड़ पिय इकति बिलड़ई वेवी शमाणा हथ। ठीक है, अब्दुल रहमान का कथन है। अगला है, यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं, रचना काल की दृष्टि से इनको कालक्रम के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो रचना है दोहा कोश, संदेश रासक, श्रावकाचार और कीर्तिलता। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा दोहा कोश, जो कि सरहप्पा की रचना हो जाएगी। श्रावकाचार्य दूसरे नंबर पे, जो कि देवसेन की रचना है। संदेश रासक तीसरे नंबर पे, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। और कीर्तिलता चौथे नंबर पे, जो कि विद्यापति की रचना है। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूची मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ रचनाकार हैं, आदिकालीन रचनाएं हैं। तो कुमार पाल प्रतिबोध, यह किसकी रचना है? कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि, यह किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। और कुमार पाल चरित, ये हेमचंद की रचना है। और हमीर रासो जो है सारंगधर की रचना है। और इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले पंक्ति है, काव्य पंक्ति है, बताना है किसकी है। काव्य पंक्ति है, बालचंद बिजावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। बालचंद बिजावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, यह किसकी पंक्ति है? तो विद्यापति की पंक्ति है। और ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कीर्तिलता से। ठीक है, अगला है, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? तो किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? पृथ्वीराज रासो के। यही आप जान लीजिए कि जो कीर्तिलता है, इसकी कथा का वर्णन भृंग भृंगी संवाद के माध्यम से है। और पृथ्वीराज रासो की रचना का वर्णन कथा का वर्णन सुख सुखी संवाद के द्वारा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? घत्ता शब्द का व्यवहार या धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः छेदन के अर्थ में होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको सूची मिलान करना है। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं, कुछ रचनाएं हैं और उनके लेखकों के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, रठौरी री ख्यात, ये रचना है। ठीक, रठौरी री ख्यात ये रचना है दयाल दास की। ठीक, विराट पुराण ये रचना है गोरखनाथ की। पुष्पदंत की रचना है पुष्पदंत की रचना है उत्तर पुराण। ठीक है, पुष्पदंत की रचना है उत्तर पुराण। और जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। ठीक है, रठौरी री ख्यात किसकी रचना है? रठौरी री ख्यात दयालदास की रचना है। विराट पुराण गोरखनाथ की रचना है। पुष्पदंत की रचना है उत्तर पुराण। और जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरहप्पा को माना है। ठीक है, सरहपाद या सरहप्पा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संदेश रहु सविथरऊ पई मई कहु न जाय जे कालांगुरी मुंदड़ई सो बाहड़ी समाय। तो ये किसका है? यह अब्दुल रहमान का कथन है संदेश रासक से। क्या कथन है, क्या पंक्ति है? संदेश रहु सविथरऊ पई मई कहु न जाय जे कालांगुरी मुंदड़ऊ सो बाहड़ी समाय। अब्दुल रहमान या अदहमाण का कथन है संदेश रासक। अगला प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम से आने वाली रचनाएं हैं श्रावकाचार्य, सबसे पहले देवसन का, भरतेश्वर बाहुबली रास, उसके बाद आ जाएगा शालिभद्र सूरी का, फिर चंदन बाला रास आसुगु कवि का, फिर रेवंतगिरी रास। ठीक है, ये रचनाएं हैं श्रावकाचार्य, भारतेश्वर बाहुबली रास, फिर चंदन बाला रास, फिर रेवंतगिरी रास। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये सही क्रम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करना है। एक सूची में आपकी रचनाएं हैं, दूसरी सूची में रचनाकार हैं।
तो जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई की रचना है। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। और नेमिनाथ रास सुमति गढ़ी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, श्रावकाचार्य देवसेन और नेमिनाथ रास सुमति गढ़ी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंडित सल सत्य बखाड़ई देहई बुद्धि बसंत न जानई, किसका कथन है? पंडित सल सत्य बखाड़ई देहई बुद्धि बसंत न जानई, यह कथन है सरहप्पा का। अगला कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो यह विद्यापति के संबंध में। क्या है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जिस प्रकार कुछ लोगों ने जयदेव के पदों को आध्यात्मिक कहा है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, यह कथन शुक्ल जी का विद्यापति के संबंध में है। अगली बात है, अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वरण रत्नाकर है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती जो है बिशल देव रासो की नायिका है। ठीक है, बिशल देव रासो में है न राजमती, और बिशल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया? नरपति नाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो पुष्पदंत की प्रबंधात्मक रचना है अड़य कुमार चरियू। ठीक है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। ठीक है, पौम चरियू स्वयंभू की रचना है। रिठरेमी चरियू भी स्वयंभू की रचना है। अड़य कुमार चरियू पुष्पदंत की रचना है। अगला प्रश्न है, बाहेड़ी ब्रह्मणेरी म जानत ही भेयू एवई पठिय ए उच्च वेयू मट्टी पाड़ी कुसलह पढ़ंत घहरी बाईश अग्नि हुड़ंत, यह किसका कथन है? तो ये सरहपद का है। ब्रह्मेणी म जानत ही भेयू एवई पठिय उच्च वेयू मट्टी पाड़ी कुसलह पढ़ंत घरही बाईश अग्नि हुड़ंत। ठीक है, ये सरहपा की रचना है, अपभ्रंश में है ये पंक्तियां। अगला देखिए, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल, ये विद्यापति की पदावली से ली गई रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, खड भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया। खड भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह चंदबरदाई की है, पृथ्वीराज रासो से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उदयतन सूरी। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उदयतन सूरी। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है इनमें से कौन? तो सरहप्पा, सबरपा और स्वयंभू, ये सब 8वीं शताब्दी के कवि हैं। सरहप्पा, सबरपा और स्वयंभू ये सब 8वीं सदी के कवि हैं, जबकि हेमचंद्र 8वीं सदी के नहीं है, 11वीं 12वीं शताब्दी के अंतर्गत ये आते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, उसके बाद देखते हैं बिशल देव रासो के रचनाकार कौन है? बिशल देव रासो की रचनाकार नरपति नाल है, इसमें राजमती नायिका है। ठीक है, बिशल देव रासो के रचनाकार है नलपति नाल। ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं, अदहमाड़ की रचना कौन सी है? अदहमाड़ या अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। ठीक, अगला प्रश्न है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन है? तो मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वरण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा। तो अभी हम देख रहे थे आदिकालीन प्रमुख प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी हैं और जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें, इनमें से बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे या फिर थोड़े बहुत बदलाव के साथ आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस प्रकार के अन्य हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।